हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ का आज अगला भाग लेकर आए हैं जिसका नाम है छोटी मगर बड़े काम की बातें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्लासी के युद्ध पर पूरी चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको उसके कारण बताए और उसका परिणाम क्या हुआ, उसे सिराजुद्दौला किस तरीके से मारा जाता है और वो कैसे अपनी छल की लड़ाई में हार जाता है, यानी कि विश्वासघात की लड़ाई में हार जाता है। जहां एक और प्लासी का युद्ध छल और विश्वासघात की लड़ाई कहा जाता है, वहीं आज का जो टॉपिक है बक्सर का युद्ध, वो एक शक्ति और ताकत का परिणाम है, यानी कि शक्ति के साथ लड़ाई का परिणाम है, जिसमें भारत की तीन बड़ी शक्तियां एक शक्ति के खिलाफ लड़ती हैं और वो तीनों शक्तियां एक साथ हार जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध 1764 और इसी आज के ही वीडियो में हम आज इलाहाबाद की संधि पर भी बात करेंगे, जो कि बक्सर के युद्ध का ही परिणाम थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, बात अगर हम कहानी के रूप में उसी तभी से लेकर चलें जब प्लासी का युद्ध खत्म होता है, तो बात यूं है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया। आपने जब प्लासी का युद्ध में देखा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले प्लासी का युद्ध को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, या फिर आप बाद में देख लीजिएगा अगर आप कहानी को कनेक्ट कर सकें। मैंने उसमें पूरी कहानी बताई थी कि किस किस तरीके से प्लासी के युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध जब शुरू होता है 1757 में, तो वो जब समाप्त होता है तो मीर जाफर, जिसको क्लाइव ने खरीद लिया था सबसे पहले जाकर, तो वो उसको ही सबसे पहले गद्दी पे बैठाया जाता है बंगाल के नवाब बनाकर। ठीक है, फिर वे मनमाने ढंग से शासन चलवाने लगे, यानी कि अंग्रेजों ने जब उसको बैठाया गद्दी पर तो वो उसको मनमाने ढंग से चलाने लगे। जैसे कि उन्होंने उससे तरह तरीके की मांगे करने लगे, उससे 24 परगना का क्षेत्र ले लिया, दुनिया भर का जो कर आ रहा था वो भी अपने पास रख लिया। और जब उन्होंने देखा कि मीर जाफर उनकी मांगों को पूरी करने में असमर्थ हो रहा है, यानी कि उसके पास कोई आय का साधन ही नहीं बचा, तो वो उनकी मांगों को पूरा कैसे करता। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर से कहा कि आप हमें नादिया और वर्धमान नामक दो जिले दे दो। ठीक है, बात को समझिएगा दोस्तों। तो नादिया और वर्धमान को उन्होंने मांग की, जिसको मीर जाफर ने देने से मना कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि यही दो क्षेत्र थे जिससे आय सबसे ज़्यादा हो सकती थी बंगाल की, तो उसने उन दोनों क्षेत्रों को देने से मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उसके दामाद को, मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया, नवाब की गद्दी से, और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का शासक नवाब बना देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उस पर भी मांग का पूरा दबाव बनाने लगे कि आप हमारी मांगें पूरी कराएं। तो मीर कासिम क्या करता है, उसने ये कहा कि आपने क्या क्या मांगा था, नादिया और वर्धमान, आपने दो मांगे थे, हम आपको तीन देते हैं। मीर कासिम ने कहा, नंबर 1 वर्धमान, दूसरा चटगांव, तीसरा मिदनापुर। ठीक है, सिलहट में चूने का व्यापार का अधिकार भी आधा दे दिया, सिलहट आपका असम में है। और दक्षिण में कंपनी से कहा, दक्षिण में अभियान चलाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए उसे 5 लाख रुपए भी दे दिए। यानी कि कुल मिला के मीर कासिम ने अंग्रेजों का भरोसा जीत लिया कि हाँ, मीर कासिम हमारे साथ है। लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध भी। उसने सबसे पहले काम किया कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो षड्यंत्र रचता रहा अंदर अंदर, और इधर से अंग्रेजों का विश्वास भी जीते हुए था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इन षड्यंत्रों के बारे में अंग्रेजों को पता चलता है, ठीक है, तो वह उस पर भी आक्रमण कर देते हैं। परंतु याद रहे, आक्रमण की स्थिति एक दिन में पैदा नहीं होती। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बहस और युद्ध भी होते हैं, यानी कि शुरुआत में कुछ बहसें हुई होंगी, कुछ छोटे मोटे युद्ध भी हुए होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, उसके बाद एक बड़ा युद्ध का रूप लेता है वो। जब अंत में मीर कासिम को लगता है कि वह इन अंग्रेजों से नहीं जीत पाएगा, तो वहां से वह भाग निकलता है और समूह बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की रणनीति बनाता है। ठीक है, और भागकर वो सबसे पहले, जब वो भागता है तो वो मुगल शासक शाह आलम के पास जाता है और अवध का नवाब सिराजुद्दौला के पास। ठीक है, जो हमने कल बात की थी दोस्तों प्लासी के युद्ध में, वो
सिराजुद्दौला था, ठीक है। और जो अवध का नवाब आएगा वो सिराजुद्दौला होगा। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको और ध्यान से पढ़ना है। तो क्या होता है, ये बक्सर का युद्ध कब, ये थी भूमिका की कैसे कैसे वो स्थितियां आई। अब क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में हम अब प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, ठीक है। इन युद्ध में 3 शक्तियां शामिल थी एक तरफ, यानी कि भारत की जो शक्तियां थी वो 3 शक्तियां थी। एक बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि भारत की ये 3 शक्तियां एक तरफ थीं और दूसरी तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेज इनको हरा देते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको शक्ति का परिचय कहा जाता है। और जो प्लासी का युद्ध था वो छल और कपट का, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। जहां प्लासी का युद्ध का नेतृत्व क्लाइव और वाटसन कर रहे थे, वहीं बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर और मुनरो ने किया था। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं और आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में यही चीजें, छोटी छोटी चीजें जब कंफ्यूज कर देती हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। और दूसरी तरफ ये तीनों शक्तियां थी, ठीक है, जिसकी हमने ऊपर चर्चा करी। अब परिणाम क्या होता है, इस युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से विजय होते हैं और भारत की तीनों शक्तियों को पराजय का मुंह देखना पड़ता है, ठीक है। अंग्रेज जीत जाते हैं और तीनों ही शक्तियां ये हार जाती हैं। अंग्रेजों की इस विजय का परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि 1765 में हुई, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, इलाहाबाद की संधि 1765। अब इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होती है दोस्तों। नंबर 1, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। चूंकि बंगाल जो मीर कासिम से यहाँ से भागकर आया था, वहां पे तो अंग्रेजों का पहले से कब्जा हो गया, उन्होंने पहले ही भगा दिया उसको, तभी तो भागकर आया। तो इस वजह से बंगाल तो उनका पूरा हो ही चुका है पहले से ही। तो अब जो 2 शक्तियां जो आपस बाद में लड़ी हैं, शामिल हुई हैं उसमें, तो वो इसमें उसके साथ संधि कर लेते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजों की एक खास बात थी, जब वो खुद संधि करते थे तो वो बहुत कम में संधि करते थे, लेकिन जब दूसरों को हराकर संधि के लिए मजबूर करते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित के रूप में उनको देखना पड़ता था। तो दोस्तों इस तरीके से 2 चरणों में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इन संधियों में क्या क्या हुआ अब इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान उन्होंने किया कि कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। चूंकि बंगाल की दीवानी जो थी वो मुगल बादशाह के अंडर में थी, भले ही वहां पे नवाब दूसरे होने लगे थे, ठीक है ना, मुर्शिद कुली खान ने उसको आज़ाद करा लिया था, लेकिन फिर भी कहने के लिए मुगल बादशाह एक बहुत बड़ी ताकत थी उस समय पर भी। क्योंकि औरंगजेब के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, तो उसका परिणाम हमको दिखता है, जो हमने आपसे उत्तर मुगल काल के क्लासेस में बात की थी जिसके बारे में। तो दोस्तों तो उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली कंपनी ने, और इसके बदले में उन्हें कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं इसमें भी कि उन्होंने खुद कुछ नहीं दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, इसका लेके उसको दे दिया, उसको दे के उसको ले लिया, और जो बाकी का बचा वो खुद ने ले लिया, ठीक है। तो अवध के नवाब के पास इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र था, तो वो उन्होंने मुगल बादशाह को दे दिया। कड़ा वहां पर ही पास में है इलाहाबाद के, ठीक है दोस्तों। और दूसरा की प्रावधान थे कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी के ने अपना पेंशनर घोषित किया। आपको हमने उत्तर मुगल काल में पढ़ाया था कि शाह आलम द्वितीय पहला पेंशनर था जो कंपनी के द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है, वो इसी संधि के प्रावधान के अनुसार किया गया था। शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में 26 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्च के लिए, ठीक है, 26 लाख रुपए व्यक्तिगत मतलब पर्सनली खर्च के लिए, और 53 लाख रुपए निजामत के लिए मिलना था। वो निजामत से मतलब है प्रशासन के लिए, क्योंकि ये खाली कंपनी जो अंग्रेज थे वो खाली दीवानी देखते थे, ठीक है ना, प्रशासन नहीं चलाते थे।
उनको खाली रुपयों से मतलब था वहाँ की, भारत के। तो उन्होंने निजामत के लिए, प्रशासन के लिए 53 लाख रुपए और उनके पर्सनल खर्चे के लिए, व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए का प्रावधान किया। ये वार्षिक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, सुजाउद्दौला के साथ किस प्रकार की संधि होती है और इसके क्या प्रावधान होते हैं। तो 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई, जिसमें अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने हस्ताक्षर किया, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे, लेकिन जिन्होंने संधि की इलाहाबाद की, जिसमें अवध के साथ संधि हुई है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, उस पर हस्ताक्षर रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। और इलाहाबाद की संधि के लिए अगर वो पूछता है कि किसने की थी अंग्रेजों की ओर से, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव ही लगाना है, हेक्टर मुनरो नहीं लगाना है, उन्होंने खाली युद्ध का नेतृत्व किया था उसमें, ठीक है दोस्तों। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और सोचने वाली है इसमें कि वो लूट बंगाल को रहे थे, मीर कासिम भाग कर आया, उसने खाली मदद की और मदद का हर्जाना उसे इस प्रकार से भुगतना पड़ा, मुगल बादशाह को भी और अवध नवाब को भी, ठीक है ना। उनका उसमें कोई रोल भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन मदद के नाते वो उसमें युद्ध में गए और चूंकि उनकी हार हुई तो इस वजह से उन्हें इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी दोस्तों। उस समय पर अवध को बफर स्टेट भी कहा जाता था। बफर स्टेट से मतलब है कि जो दो या दो से अधिक राज्यों पर आर्थिक रूप से मदद करने वाला राज्य हो, उसे बफर स्टेट कहते हैं, जो उस समय की अवध की वो थी कैपेसिटी। तो दोस्तों अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर युद्ध की क्षति के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देगा, ठीक है, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान हुआ था कि अवध का नवाब कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देगा। चूंकि हम ये पॉइंट उधर पढ़ चुके हैं मुगल बादशाह के साथ संधि में, तो चूंकि दोनों के साथ हुआ है, उन्हें मिला है, इनके पास से गया है, तो हमें दोनों तरीके से उसको देखना चाहिए ताकि आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। तीसरा प्रावधान था कि बनारस की जागीरदार बलवंत सिंह की जागीरदारी पक्की कर दी गई, ठीक है। बनारस के एक जागीरदार थे बलवंत सिंह, जिनकी जागीरदारी पक्की कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। चुनार का किला जो कि मिर्जापुर में है, ठीक है, तो मिर्जापुर जो आपका इलाहाबाद के आगे है, इलाहाबाद के पास है मतलब कि, तो उस पर भी अवध का कब्जा था, तो उन्होंने उस पर अंग्रेजों का कब्जा ले लिया, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया चुनार का किला, ठीक है। कंपनी की ओर से इस बात का वादा किया गया, इन दोनों से उन्होंने ले लिया, बदले में क्या दिया, वादा, वो भी उन्होंने कभी जीवन में अपने पूरा नहीं किया था। किसी के साथ भी जो भी वादा किया उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। तो कंपनी की ओर से इस बात का भी वादा किया गया कि यदि अवध पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो कंपनी अवध के नवाब का साथ देगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कोई वीडियो प्रॉपर किसी भी चीज़ पर चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।